गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। इससे पहले की बात की थी हमने मापन क्या है, मापन के स्तर या पैमाने की। अब बात करते हैं मापन के कार्य। तो सबसे पहला मापन के क्या कार्य है? वर्गीकरण। इसमें क्या है, विश्व में कोई भी दो व्यक्ति के बीच समानता नहीं है। वे न शारीरिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है, वरन मानसिक योग्यता के आधार पर भी एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न है। अनुसंधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्येक व्यक्ति आयु, क्षमता, रुचि, अभिरुचि एवं व्यक्ति के अन्य शील गुणों की दृष्टि से भी भिन्न है। मतलब इसकी समरी करेंगे तो है कि कोई भी दो व्यक्ति संसार में एक दूसरे के बिल्कुल समान नहीं हो सकते, शारीरिक रूप से भी, ना मानसिक रूप से, ना तो उनकी रुचि समान हो सकती, ना आईक्यू लेवल समान हो सकता, ना उनका व्यक्तित्व समान हो सकता है। तो इसलिए मापन के द्वारा क्या कहते हैं, वर्गीकरण किया जा सकता है किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच का। फिर है पूर्व कथन या प्रिडिक्शन। क्या है? पूर्व कथन से हमारा तात्पर्य व्यक्ति की वर्तमान क्षमताओं एवं योग्यताओं के आधार पर भविष्य के बारे में घोषणा करना। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व कथन का बहुत महत्व है। पूर्व कथन के द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बालक किसी विषय विशेष अथवा व्यवसाय में आगे चलकर सफल होगा या नहीं। मतलब प्रिडिक्शन बोल सकते हैं। जैसे मान लिया कोई बच्चा है और वो हमेशा से फर्स्ट आता है, फर्स्ट हर क्लास में, 6, 7, 8, तो मतलब पूर्व कथन के अनुमान लगा सकते हैं कि आगे चल के ये बहुत बड़ा या तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो क्या मापन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे चल के भविष्य में वो बच्चा क्या बनेगा। जैसे हम किसी बच्चे के परीक्षा फल के आधार, रुचि के आधार पर उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूर्व कथन के अंतर्गत उसकी क्षमताओं, योग्यताओं के आधार पर हम भविष्य के बारे में घोषणा कर सकते हैं कि ये आगे चल के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये मतलब अपने क्षेत्र में किसी भी बिजनेस कर रहा है तो उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। फिर तीसरा है हमारा तुलना, कंपैरिजन। मापन के आधार पर हम किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच तुलना कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक परीक्षा का उद्देश्य होता है कि उसके परिणामों के आधार पर दो व्यक्ति, दो कक्षाओं, दो अध्ययन प्रणालियों की तुलना की जा सके। मान लीजिए हमने किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच मापन किया है। एक क्या है, एक का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, एक का रिजल्ट बहुत थोड़ा लो आया उससे, तो हम क्या करें, दोनों की क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन या फिर तुलना कर रहे हैं। तो मापन के द्वारा क्या किया जा सकता है, तुलना भी की जा सकती है दो व्यक्तियों के बीच। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, कैनवेग ने कहा है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की व्यवस्थित विधि है। स्टेटमेंट में मतलब जैसा होता है वैसा ही लिखना होता है, इसमें कोई चेंज भी नहीं करना है। फिर चौथा है परामर्श एवं निर्देशन। शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में विद्यार्थी का मार्गदर्शन करना मापन का एक प्रमुख उद्देश्य है। विद्यार्थी के विभिन्न आयामों का मापन करके उनकी विभिन्न प्रकार की रुचियाँ, क्षमता एवं रुझानों का अध्ययन करके यह निश्चित किया जा सकता है कि उसे कौन से विषय का अध्ययन कराया जाए, किस प्रकार का पाठ्यक्रम रखा जाए, तथा इसके आधार पर न केवल विद्यार्थी मार्गदर्शन करते हैं बल्कि टीचर भी अपनी शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावी बनाने के लिए परिवर्तन कर सुधार कर लेते हैं। देखो इसका पूरा क्या, शैक्षिक हो या व्यवसायिक क्षेत्र, विद्यार्थी का मार्गदर्शन करना क्या है, मापन का गुण है। चाहे एजुकेशनल के क्षेत्र में बात करें, चाहे हम व्यवसाय के, विद्यार्थी का मार्गदर्शन करना क्या है, मापन का एक प्रमुख उद्देश्य है या मापन का एम है कि उसका शैक्षिक के क्षेत्र में हो या व्यवसायिक क्षेत्र में मार्गदर्शन करना। फिर है विद्यार्थी के विभिन्न आयामों का मापन करके, जैसे उनके विभिन्न आयामों का मापन कर लिया तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि, या फिर जान सकते हैं कि बच्चे की रुचि क्या है, उसकी क्षमता क्या है, या फिर उसे किन विषयों का अध्ययन कराया जाए, किस विषय का अध्ययन नहीं कराया जाए। तो ये क्या, ना तो केवल विद्यार्थी के मार्गदर्शन करता बल्कि टीचर में भी अपने शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन या प्रभावी बनाने के लिए परिवर्तन का सुधार ला सकते हैं। यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट है, व्यवसायिक एवं शैक्षिक निर्देशन में मापन का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर हमारा अगला पांचवा कार्य है निदान या डायग्नोसिस। निदान का अर्थ छात्र के सीखने संबंधी कठिन स्थलों का पता लगाना। जिस प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में निदान एक महत्वपूर्ण क्रिया है, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान। अब यहाँ पे निदान क्या है, मतलब किसी भी
क्षेत्र में क्या परेशानी आ रही है आपको, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कठिनाइयाँ आ रही, वो क्या हो गया निदान। और उनका उपचार करना, उनकी समस्याओं को हल करना क्या हो गया उपचारात्मक शिक्षण। फिर है चिकित्सा के क्षेत्र में निदान का कार्य अनेक प्रकार के उपकरणों जैसे थर्मामीटर, माइक्रोस्कोप, एक्सरे आदि की सहायता से करते हैं। ऐसे मान लीजिए किसी को बुखार आ गया है, उसका हमें क्या करना है निदान करना कि भैया इससे क्या, तो किससे नापेंगे थर्मामीटर से या माइक्रोस्कोप से या एक्सरे करेंगे अगर किसी की हड्डी पसली टूट जाती तो आदि की सहायता से करता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक एक कार्य उपलब्धि परीक्षण एवं बुद्धि परीक्षण के माध्यम से करता है। अगर डॉक्टर की बात करें या चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो क्या करते हैं निदान के लिए हम किस किस का उपयोग करते हैं थर्मामीटर, माइक्रोस्कोप या एक्सरे आदि की सहायता से करते हैं। कि शिक्षा की बात करें, शिक्षा में तो ऐसे कोई भी टूल्स नहीं है, तो क्या करेंगे हम उपलब्धि परीक्षण या फिर बुद्धि परीक्षण के माध्यम से। फिर है शैक्षिक निदान की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है। नैदानिक परीक्षण के द्वारा छात्रों की, हाँ देखो मैंने बताया था नैदानिक परीक्षण के द्वारा क्या छात्रों की कमजोरी तथा कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, उनके उपचार हेतु उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना भी आवश्यक है। पहले हम क्या करेंगे विद्यार्थियों की कठिनाइयों को पता लगाएंगे कि उनकी क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या दिक्कत है, कहाँ पे उन्हें समस्या आ रही, फिर क्या करेंगे उपचार करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उनकी कठिनाइयों समस्या को दूर करने का कोशिश करेंगे। फिर है इंडिविजुअल डिफरेंस। फिर मापन के माध्यम से हम किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच इंडिविजुअल डिफरेंस का पता लगा सकते हैं, क्योंकि संसार का कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के समान नहीं होता। बिल्कुल सही बात। मतलब मापन के द्वारा हमें मान लीजिए दो व्यक्तियों के मापन कर रहे हैं तो हम उनके बीच क्या करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस का पता लगा सकते हैं कि इसकी रुचि क्या है, इसकी क्या है, इसका IQ लेवल क्या है, इसका IQ लेवल क्या है, या फिर इसकी पर्सनालिटी क्या है, दूसरे वाले व्यक्ति की पर्सनालिटी क्या है, या फिर मतलब इसको किस किस विषय में इंटरेस्ट है, इसको किस किस विषय में इंटरेस्ट है, ये सब क्या कर सकते हैं पता लगा सकते हैं। और इनका इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या संसार में कोई भी दो व्यक्ति ना तो शारीरिक रूप से एक समान हो सकते हैं, ना मानसिक रूप से, ना IQ, ना रुचि, किसी भी रूप से एक समान नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। थैंक यू।